तो कैसे हैं बच्चों, फिर से एक नया क्लास नए एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं। और आज है डे 37 और क्लास चल रहा है 9। और आज यानी क्लास 9 में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो डिस्कस हो रहा था, चैप्टर चल रहा था, आज ये डे 9 में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि फ्यूज क्या है। लास्ट टॉपिक बच गया फ्यूज क्या है, फ्यूज के बारे में तमाम सारी बातें। उसके बाद बच गया है माइकल फैराडे के बारे में, तो माइकल फैराडे और फ्यूज के बारे में तमाम सारी बातें हम जानते हैं। और आज है होली, तो सभी को हैप्पी होली। तो फटाफट पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ बातों को। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब चलते हैं कि फ्यूज क्या है। फ्यूज के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि इसके पिछले वाले चैप्टर में, जैसे 4th चैप्टर चल रहा था, ये 5 चल रहा है ना, तो इसके पास पिछले वाले 4th चैप्टर में विद्युत धारा में, उसमें मैंने बताया था कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज नॉर्मली एक तार होता है और वो तार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई सर्किट है, कोई परिपथ है, उस परिपथ में वो तार अगर नहीं रहेगा, फ्यूज नहीं रहेगा, तो परिपथ में जो बहुत सारा जो सामान लगा हुआ है, यंत्र लगा हुआ है, वो जलने का चांस होता है। ठीक है, तो फ्यूज होना बहुत ही जरूरी है। तो फ्यूज होना बहुत ही जरूरी है। और फ्यूज में बताया था कि फ्यूज में ज़्यादा कुछ होता नहीं, एक तार होता है। तार का अपना भाई अपना अपना गुण होता है। जैसे हर बंदे का, हर स्टूडेंट का अपना अपना गुण होता है भाई, हर मनुष्य का उसमें अलग अलग गुण होता है। तो जो नॉर्मल तार है और जो फ्यूज तार है उसमें अलग अलग गुण होता है। जैसे कहें कि फ्यूज तार में क्या होता है कि प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, बट गलनांक जो होती है, गलनांक मतलब जो जिस क्षमता पे, जिस ताप पे तार गल जाती है, उसको गलनांक बोलते हैं। ठीक है, तो गलनांक बहुत ही कम होती है। इसलिए कम होती है कि जब परिपथ के द्वारा, जब परिपथ में जब धारा तेजी से खींचे, मतलब कोई जैसे यंत्र लगा हुआ है, जैसे कोई जैसे यंत्र करने का मतलब जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर की है, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज लगा हुआ है। और ये ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज, मतलब ऐसे ज़्यादा धारा तिरने लगे तो क्या होगा कि परिपथ में धारा तिरने के कारण क्या होगा कि उष्मा उत्पन्न होगी। और उष्मा उत्पन्न होगी और उष्मा उत्पन्न होना ज़्यादा होगा, उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, आपका फ्यूज तार गल जाएगा, जिसके कारण परिपथ भंग हो जाएगा और आपका जो आपका सामान सब लगा हुआ है वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, जलने से बच जाएगा। तो यही गलनांक है, यानी जिस ताप पे तार गल जाती है, फ्यूज तार का गलनांक बोलते हैं। ठीक है, उसकी क्षमता बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो उसमें फ्यूज में प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और गलनांक बहुत ही कम होती है। जितना ही गलनांक कम रहे और प्रतिरोधकता ज़्यादा रहे, समझो कि फ्यूज तार उतना ही बेस्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चल ये जानते हैं कि फ्यूज के बारे में, फ्यूज कैसे काम करता है और फ्यूज के बारे में बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें। तो चलिए क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए उसके बाद है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूज। ठीक है, फ्यूज में थोड़ा सा अगर पढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजली के फ्यूज या विद्युत फ्यूज। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि बिजली का फ्यूज या फिर विद्युत फ्यूज अलग अलग है। नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही नाम है। बिजली का फ्यूज कहो चाहे तो विद्युत फ्यूज कहो। समझ मेरी बात? हाँ, बिजली के फ्यूज या फिर या मतलब ये वाला चाहे तो ये वाला, चाहे तो फर्स्ट, चाहे तो सेकंड, चाहे तो सेकंड, चाहे तो फर्स्ट। ठीक है, या का मतलब ये होता है, चाहे तो ये वाला याद करो, चाहे ये वाला याद करो। बिजली के फ्यूज, यहाँ चलिए, बिजली का फ्यूज विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे सुरक्षा युक्ति है, या फिर विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति है। कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिजली का फ्यूज या फिर विद्युत फ्यूज। तो मैं दोनों पढ़ता हूँ। बिजली के फ्यूज या फिर विद्युत फ्यूज, यहाँ पे कॉमा है, विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ का मतलब बात समझ में आई है? विद्युत परिपथ का मतलब आप सपोज दैट कि आपके घर में जो वायरिंग है, वायरिंग किया हुआ है और उस वायरिंग में बहुत सारा सामान लगा होगा, एसी होगा लगा हुआ उसी कनेक्शन में। उसके बाद आपका फ्रिज होगा आपका वायरिंग में ही, आपका ये जो कूलर होगा वायरिंग से ही कनेक्शन से आपका अटैच होगा। उसके साथ जैसे हो गया क्या बोल सकते हैं, ये टीवी हो गया,
इंडक्शन हो गया, हीटर हो गया, भैया जो भी कुछ लगा हुआ है आप इस्त्री करते हो तो आप कहीं ना कहीं बोर्ड में ऐसे वो सॉकेट में ही अपना प्लग ऐसे घुसाते हो, इस्त्री करते हो। तो वो बोर्ड किससे जुड़ा हुआ है? आपका वायरिंग से जुड़ा हुआ है। पूरे जो घर में वायरिंग फैला हुआ है, विद्युत फैला हुआ है, तार बिछा हुआ है, उससे ही जुड़ा हुआ है। तो यही बोल रहा है कि परिपथ, विद्युत परिपथ का मतलब वही हो जो सारा चीज लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या हुआ कि बिजली के फ्यूज या फिर विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे सबसे आवश्यक सुरक्षा, याद रखिएगा क्या सुरक्षा युक्ति है। सबसे मतलब आप चाहे तो एमसीबी लगा लो। एमसीबी जो होता है ना, नीचे गिराना फिर ऊपर, जैसे क्या पे शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, फट से नहीं एमसीबी गिर जाता है। उससे भी ज्यादा सुरक्षा है फ्यूज। क्या है? फ्यूज, ठीक है। हो सकता है एमसीबी कभी कभी किसी कारण से मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, किसी कारण से ऐसे फंस गया और एमसीबी नहीं गिरा तो भाई सब ले दे के बैठ जाएगा। लेकिन फ्यूज ऐसा नहीं है, फ्यूज भाई जल जाता है अगर फ्यूज लगाया हो तो। अब क्या होता है गांव में, क्या होता है, जैसे हम अपने गांव की बात करें या फिर और किसी के गांव की बात करें, बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बैठे हुए। गांव में बहुत सारा वैज्ञानिक रहता है, समझदार ये बात। हाँ, तो अब क्या होता है कि फ्यूज तार गल जाएगा तो सोचेगा भाई अब दुकान में से कौन परचेज करने जाता है, कौन लाने जाता है। 2-4 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया की जो क्वालिटी है, जैसा आपका जिस एम्पियर के हिसाब से आप यूज कर रहे हो घर में बिजली, उस एम्पियर से आपका फ्यूज मिलता है। तो अब सोचता है कि उतना फ्यूज लाने कौन जाता है, चलो एक तार निकालो नॉर्मल तार से, उसी को कस दो, ठीक है। लेकिन वो तार आपका फ्यूज नहीं है। अगर किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी कारण से भाई धारा तेज खींचने लगे तो परिपथ में भाई ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। और ऊष्मा जो होगी वो तार को गला नहीं पाएगी, क्योंकि वो फ्यूज नहीं है, वो नॉर्मल तार है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संबंधन तार, ठीक है। तो क्या होगा कि सारा परिपथ जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना, ठीक है। तो यही बात हुआ कि सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति कौन है? फ्यूज। बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति कौन है, निम्नलिखित में से कौन है? फ्यूज रहेगा, एमसीबी रहेगा और बहुत सारी चीज रहेगा, दो तीन और रहेगा, यानी 4 ऑप्शन रहता है, 4 में कुछ रहेगा, 4 में अगर जहां भी फ्यूज दिखता है वहां फट से मार देना फ्यूज, ठीक है। बात समझ में रही? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, आपका किताब में ही लिखा हुआ, सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति आपका फ्यूज है। बात समझ में आ रही? तो ये आपका फ्यूज के बारे में कुछ था। बिजली के फ्यूज या फिर विद्युत परिपथ के बचाव के लिए आवश्यक युक्ति है, आवश्यक युक्ति है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब होता ये है कि फ्यूज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानिएगा। फ्यूज ऐसे तार का, ऐसे मतलब कैसे, ऐसे तार का टुकड़ा होता है। फ्यूज थोड़ा ही होता है, मतलब ऐसे इतना ही, ठीक है, समझ रही है। एक ओपन फ्यूज आता है, ओपन फ्यूज मतलब एक सर्किट वाला आएगा जिसमें आप बार बार बदल सकते हो। लेकिन एक फ्यूज आता है किसको बोलते हैं, बैंडेड या फिर ऐसे पैक फ्यूज आता है, जैसे एक शीशा में पैक रहेगा, वो गया तो फिर वो पूरा बदलना पड़ेगा, शीशा के साथ बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक शीशा मतलब शीशा के अंदर रहेगा ऐसे जोड़ा हुआ, ठीक है। या फिर एक क्या बोलते हैं, जैसे उसको क्या नाम बोलते हैं, रिवायरेबल मतलब ऐसे फ्यूज आता है, ठीक है। बार बार मतलब ऐसे टूट गया, बार बार आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानिएगा इसमें कि फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी तार में जो लगा हुआ है, तार में जो पदार्थ उपयोग हो रहा है, यानी तार जो उपयोग हो रहा है, उसकी तार की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होगी और उसका गलनांक बहुत कम होगा। क्यों प्रतिरोधकता क्यों अधिक होगी? क्योंकि प्रतिरोधकता इसलिए अधिक होगी कि वो सह सकता है, प्रतिरोध को सह सकता है, समझ रही है ना। प्रतिरोध को यानी प्रतिरोधकता का मतलब जितना भी आप लोड उठा रहे हो, लोड को सह सके। लेकिन जैसे ही लोड उठाते उठाते भैया उसमें ज्यादा अगर पता चला कि हमें ज्यादा ये आ रहा है, उष्मा आ रहा है, ज्यादा मतलब हीट हो रहा है, तो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है भैया, हम फ्यूज हो जाते हैं। यानी गलनांक उसका बहुत कम होता है ताकि वो गल सके, क्या सके, गल सके। गल जाएगा यानी टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, तो आपका परिपथ में धारा जाना बंद हो जाएगा, समझ में रही है। इसलिए प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए और उसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए, तो समझो कि वो फ्यूज है। बात समझ में रही है? हाँ, चलो। तो टुकड़ा होता है, तार का ही टुकड़ा होता है। फ्यूज क्या है? एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिस तार का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है
और गलनांक बहुत कम होता है ताकि वो गल सके। जैसे उसको हीट महसूस हो, गर्मी महसूस हो, कि ज़्यादा गर्मी अब हो रहा है तो वो क्या हो जाए, गल जाए, तो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, वो अगर नॉर्मली तार लगा दोगे तो भैया प्रतिरोधकता भी उसका अधिक है, गलनांक भी अधिक है, तो गलवे नहीं करेगा। अब नहीं गलेगा तो कुछ और लहरा सकता है, कुछ भी लहरा सकता है। जहाँ पे कमजोर दिखेगा, जहाँ पे तार कमजोर दिखेगा वहाँ पे गला देगा। गलने के बाद क्या होता है कि चिंगारी उंगारी रहेगा, आप आग भी लहर सकता है। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना समझिएगा। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा, जब परिपथ समझ में आ रही है ना बात, जो हम क्या बताए परिपथ, समझो कि आपका घर का वायरिंग और जो आपका सारा सामान लगा हुआ है, जो समझो परिपथ। जब परिपथ में अति भारण या लघु पतन के कारण, अति भारण और लघु पतन भी समझा दिए। अति भारण क्या होता है, जब ओवरलोड हुआ, यानी अति भारण मतलब ओवरलोडिंग, और लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। समझ मेरी बात। अति भारण का मतलब कि आपका ओवरलोड, यानी जितना लोड है उससे ज्यादा लोड आने लगा। बात समझ में रही है, जितना लोड है उससे ज्यादा लोड आने लगा। और अति भारण का मतलब हुआ कि लघु पतन का मतलब कहीं पे शॉर्ट सर्किट ऐसा हुआ है। समझ मेरी बात। तो अति भारण या लघु पतन के कारण या मेंस में वोल्टता का मान एक सीमा से बढ़ जाने पर, मेंस बता दें कि मेंस में क्या होता है कि मेंस में दो तार होते हैं, जिसमें एक 5 एम्पियर की तार होती है, एक 15 एम्पियर की तार होती है। जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और एक में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मेंस में दो तार होते हैं। ठीक है, और दोनों ही भाई विद्युन्मय तार होता है। ठीक है, दोनों में फेस रहता है, एक 5 एम्पियर के लिए, एक 15 एम्पियर के लिए। ठीक है, तो अति भारण या फिर लघु पतन के कारण या मेंस में वोल्टता का मतलब जो आपका धारा का मान है 220 वोल्टेज। ठीक है, हम नॉर्मली पढ़ा दिए 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पे आपका घरेलू लाइन जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो जब आपका 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका सामान जो बना रहेगा, विद्युत से चलने वाला जो सामान है वही 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज का ही बना रहेगा। ठीक है, नॉर्मली। तो अब क्या हुआ कि जो 220 वोल्टेज ले रहा था, अचानक से इसकी वोल्टता बढ़ गई। ठीक है, 220 वोल्टेज ट्रांसफार्मर बस से आ रहा था, उसकी अचानक से वोल्टता बढ़ गई। सपोज डेट मान लो, तो जब क्या होगा, यानी जब अब क्या होगा, या फिर सोचो, या फिर बढ़ जाए, या फिर इतना सोचो कि जैसे आपको जो घर में जो आप लगाए हुए हो, जैसे जो सामग्री सब लगाए हुए हो, जैसे एसी फेसी जो भी, वो धारा अचानक से ज्यादा तिरने लगी। जब ज्यादा तिरने लगेगा तो भाई अति भारण यानी ज्यादा लोड होगा ना, ज्यादा लोड होगा। जब ज्यादा लोड दोगे धारा तेजी खींचेगा। समझो, इतना समझो कि जैसे आप फैन चलाते हो, क्या चलाते हो, फैन को अगर रेगुलेटर से कम कर दोगे ना, जैसे उसकी स्पीड को कम कर दोगे तो धारा कम खींचेगा। जैसे स्पीड ज्यादा करोगे धारा तेजी से खींचेगा। बात समझ में रही है। तो समझो कि आप नॉर्मली चला रहे हो और अचानक से सबको हाई कर दो, मतलब ज्यादा मतलब तेज कर दो, तो भाई धारा भी तेज खींचेगी। धारा तेज खींचेगी तो आपका ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म होगा। ऊर्जा खत्म होने के बाद आपका बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आएगा। समझ रही है। या फिर 10-15 को भाई हाइड्रोजन लगा लो, या फिर 10-15 भाई हाइड्रोजन लगा दो। घर में शादी ब्याह हो रहा है, हाइड्रोजन लगा लिए तो भाई अब तो अतिभारण होना ही है। क्योंकि आप नॉर्मली आप यूज के लिए भाई, जो आप वायरिंग किए हो घर में नॉर्मली यूज के लिए, ठीक है, नॉर्मली यूज के लिए वायरिंग किए हो, तो वो आपका वायर जो है उतना सहज रह रहा है, उतना ऊर्जा जो दे रहा है, उसमें जो एनर्जी हीट निकल रही है उतना सह रहा है। लेकिन अचानक से कहीं पे शादी ब्याह हुआ, आप ध्यान नहीं दिए और घर के वायरिंग से ही आप ये लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, जो कि बहुत हजारों वाट का होता है। भैया वो धारा तिरने लगेगा, अतिभारण होगा, यानी आपके तार पर ओवरलोड पड़ेगा। मतलब कि आपका जितना लोड था उससे ज्यादा लोड पड़ने लगा तार पे। तार गल सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में रही बात। जब तार पर लोड पड़ेगा, जब गलेगा, उस तार क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बात समझिए, क्या होगा, कमजोर होगा तो क्या होगा, लघु पतन होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खराब कहीं पे तार एक दूसरे में सट जाएगा, गल जाएगा, भाई कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण। या फिर मेंस में वोल्टता का सीमा एक सीमा से बढ़ जाना, मतलब जितना 220 वोल्टेज आ रहा है उससे ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा क्या, अब देखना,
जब परिपथ में अति भारण या लघु पतन के कारण या मेंस में वोल्टता का मान एक सीमा का मतलब जितना 220 वोल्टेज आ रहा था 220 वोल्ट से ज्यादा बढ़ गया, अधिक बढ़ जाने पर बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। अब भाई समझो कि जब धारा बढ़ जाएगी तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। बात समझ में आ रही है? अब सोचो ना कि अभी इतना सोचो कि एक डैम है, एक डैम बना हुआ है, ठीक है, एक डैम। अब डैम बना हुआ है और अब क्या करो कि डैम को थोड़ा सा खोलो, पानी उधर से है भरा हुआ, थोड़ा सा खोलोगे तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा। डैम को पूरा खोलोगे तो पूरा पानी बहेगा। अब उसके साथ है जे रहेगा, सबके बहा के लेके चल जाएगा। बात समझ रही है? अब उसके पास उसके धारा के सामने जे आएगा, सबके तीर पीर के सब लेके चल जाएगा, मतलब कहीं भी लेके जा सकता है। तो वही बात है कि जब वोल्टेज ज्यादा बढ़ गई तो धारा तेजी से बहवे करेगा। समझ में आ रही है ना? वोल्टेज अगर बढ़ गई है तो धारा तेजी से बहेगी। तो यहाँ पे देखना, एक सीमा से बढ़ जाने पर बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा, अब ज्यादा भाई साहब, अब समझो, इतना समझो कि आप गैस, एक और चीज लो, जैसे गैस हो, गैस या चूल्हा जो बोलते हैं, चूल्हा गैस जो आपके घर में होगा, सिलेंडर गैस। आप समझो कि उसको कम किए हो, कम कर दो और चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय या फिर दूध या पानी गर्म कर रहे हो तो बहुत समय लगेगा। अचानक से उसको, अचानक नहीं, आप तेज कर दो, तेज कर दोगे तो भाई वो काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। बात समझ रही है? जल्दी जल्दी होने के कारण पता है क्या होगा? जल्दी जल्दी होने के कारण गर्म तो होगी, बट वो सारा का सारा जो पानी है, सारा मतलब पानी नहीं, जो चाय बना रहे हो, दूध बना रहे हो, पानी उबलकर ऐसे बाहर आने लगेगा, ठीक है, बाहर, क्योंकि आपने आवश्यकता से ज्यादा दे दिया। आप जल्दी काम करना चाहते हो तो भाई वो बाहर आने लगा, ठीक है। इतना उसको अचानक से हीट मिलने लगा, वो धीरे धीरे गर्म होगा तो ठीक है, लेकिन अचानक आएगा तो क्या उतना सह नहीं पाएगा, बाहर ऐसे फेंकने लगेगा। आप समझ गए? तो वही बात है कि जब हम धारा को तेजी से दे रहे तो जितना उस धारा नॉर्मली आ रहा था तो उसमें धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, चल रहा था। लेकिन अचानक तेज बढ़, मतलब तेजी से होने लगेगा, यानी तेज हो जाएगा, आपका धारा जो है बहुत तेज हो जाएगा, अचानक से ऐसे बहुत ज्यादा आने लगेगा, तो उष्मा भी अचानक से ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा। जब अचानक उत्पन्न उष्मा होगा, उसको फील होगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो जल जाएगा, यानी गल जाएगा। समझ रही है? तो धारा प्रवाहित होती है, तो धारा से उत्पन्न उष्मा, उष्मा क्या करेगा? फ्यूज के तार को पिघला देती है। उष्मा क्या करेगी? फ्यूज के तार को पिघला देगी। कैसे पिघलाई? समझ में आ रही बात? कैसे? यानी नॉर्मली था 220 वोल्टेज आ रहा है, नॉर्मली था, चलो ठीक था, लेकिन मैंने क्या बताया कि अचानक से तुम क्या करो? लोड डाल दो, 10-15 को हेलोजन या 1-2 को हेलोजन जला दो, 3-4 को हेलोजन जला दो। हेलोजन बहुत ऐसे पार्ट का होता है, बहुत पावर का होता है, बहुत तेजी से आपका धारा खींचेगा। जब तेजी से खींचेगा तो तार पे आपका क्या पड़ेगा? ओवरलोड पड़ेगा ना भाई, ओवरलोड पड़ेगा। मतलब तार आप जितना आप यूज के लिए लगाए हो, जितना मतलब ऐसे क्षमता के लिए, क्षमता के अनुसार लगाए हो, वो क्षमता से बढ़ जाएगा, यानी आपके तार पे ज्यादा भार पड़ने लगेगा। और उसी तार के द्वारा, उसी परिपथ में आपका फ्यूज भी जुड़ा हुआ है, तो फ्यूज पे भी भार पड़ेगा। और फ्यूज का भाई आपका एक गुण है कि उसका गलनांक कम है, गल जाएगा। तारबड़ तो ठीक रहेगा, लेकिन फ्यूजबा क्या हो जाएगा? गल जाएगा। यही कह रहा है कि जब परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है तो धारा का मान जब बढ़ जाएगा तो उष्मा जो उत्पन्न होगा वो भी बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा उष्मा उत्पन्न होने लगेगा, उष्मा उत्पन्न होने लगेगा, और वही उष्मा आपका फ्यूज तार को गला देगा, फ्यूज तार को गला देगा या फिर पिघला देता है, ठीक है। फ्यूज उत्पन्न उष्मा फ्यूज तार के पिघला देता है। इसके फलस्वरूप यानी रिजल्ट क्या मिलेगा? पिघला देगा तो रिजल्ट क्या मिला भाई? आप एग्जाम दिए तो एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा ना, तो यही पिघल गया, तो पिघलने के बाद होगा क्या? फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाता है, ठीक है। भंग का मतलब खराब हो गई, परिपथ खराब हो गई, मतलब जो परिपथ जैसे होना था प्रॉपर वैसे नहीं रहकर भंग हो जाएगा। भंग यानी फ्यूज जैसे यहाँ से तार जा रहा था, यहाँ से मेन लाइन हुआ, मेन लाइन, और यहाँ से मेन लाइन आया घर में, और घर में ही एक सॉकेट लगा हुआ है जिसमें फ्यूज जुड़ा हुआ, फ्यूज से फिर ऐसे जुड़ा हुआ है। एक तो ये हो गया उदासीन तार, और ये गर्म तार में यहाँ पे लाया, यहाँ पे फ्यूज जोड़ के यहाँ पे अपना जो बोर्ड है वहाँ पे लेके गए, बोर्ड में फिर अपने MCB लगाया, फिर उसके बाद अपने घर में लेके गए। तो भाई यहाँ जो यूज कर रहे हो ना, MCB के बाद जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मीटर रहेगा, ठीक है, मीटर रहेगा, मीटर से फिर आपका एक आएगा, मीटर में 2 तार जाएगा, 2 तार निकलेगा, तो एक तार रहेगा उदासीन तार और एक तार रहेगा गर्म तार, ठीक है। गर्म तार घर में यहाँ पे लाए,
मीटर के बाद घर में लाए, घर में उसके बाद मेन रहता आपका फ्यूज लगा रहता है, ठीक है। फ्यूज के बाद फिर आपका बोर्ड रहेगा जिसमें एमसीबी सब कुछ अपना डाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसी बोर्ड से आपका अलग अलग घर में आपका रहेगा, एमसीबी द्वारा जुड़ा रहेगा, अलग अलग घर में आपका जाएगा लाइन, और उस लाइन के उस घर में जब जाएगा अलग अलग घर में तो वहां पे भी आपका बोर्ड रहेगा। तो आप जिस घर में जितना घर में यूज कर रहे हो, जैसे कोई घर में कुछ ज्यादा लोड दे दिए, लोड कहाँ पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ फ्यूज पे पड़ेगा, फ्यूज पर गल जाएगा, ठीक है। किसी घर में अगर लोड ज्यादा पड़ रहा है तो ऐसे फ्यूज गल जाएगा, ठीक है। या फिर कभी शॉर्ट सर्किट करिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए तो भाई एमसीबी लगा हुआ, एमसीबी फट से नहीं गिर जाएगा, एमसीबी किसी कारण से नहीं गिरा तो फ्यूज वो फट जाएगा, फ्यूज फट जाएगा मतलब फ्यूज का तार गल जाएगा, समझ गए। जब यहाँ से गल जाएगा तब देखो गल जाएगा तो देखो उदासीन तार तो ठीक है जा रहा है, हम बताए उदासीन तार में लाइन नहीं होता है, यानी विद्युत नहीं होता है। जब तक परिपथ ऑन नहीं है, जब तक परिपथ ऑन नहीं है, जब तक परिपथ में कुछ चालू नहीं तब तक इसमें लाइन नहीं जाएगा। जब परिपथ में कुछ बॉल पंखा चालू कर देते, याद रखो इसमें इसके द्वारा लाइन जाएगा, अब वापस इसके द्वारा आएगा। तब जब किसी परिपथ में, जैसे किसी घर में अगर लाइन चला लिए, पंखा इसमें चला लिए, तो दोनों तार में से कोई तार में छूओगे तो भाई भंस नहीं लाइन मारेगा। लेकिन जब तक घर में कुछ नहीं जल रहा है, कुछ नहीं जल रहा है, तो याद रखो एक ही तार में लाइन है, एक तार में लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब घर में कुछ ऑन कर दिए, पंखा फ्रिज कुछ भी, टीवी उवी कुछ भी ऑन कर दिए, तो याद रखो दोनों तार में अब लाइन जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तार से आ रहा है, दूसरे तार में जा रहा है, एक तार से आ रहा है और दूसरे के तार से जो आप लाए थे उदासीन तार उसे होकर रिटर्न जा रहा है। समझ गई बात? जब तक कुछ ऑन नहीं किए तब तक, और जब तक ऑन कर दिए तब तक रिटर्न जाने लगा। जब तक ऑन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक तार में लाइन रहेगा, एक तार में लाइन नहीं रहेगा। बात समझ में रही है? तो हम फ्यूज के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ से फ्यूज जैसे गला तो एक तरवा तो ऐसी था बेचारा, और ये तरवा से यहाँ लाइन यहाँ तक रहेगा, क्योंकि यहाँ जाएगा कब? जब यहाँ से फ्यूज आप रिप्लेस करोगे, तब रिप्लेस वही चेंज करोगे तब, यानी फिर फ्यूज लगाओगे तो फिर यहाँ से परिपथ में लाइन जाना शुरू होगा, तार द्वारा आपका घर में लाइन जाना चालू होगा। तो यही फ्यूज है। फ्यूज का काम इस तरीके से था कि जैसे परिपथ में अति भारण या फिर लघु पतन या मेंस में वोल्टता का मान अचानक बढ़ जाएगा तो भाई धारा ज़्यादा तिरने लगेगा, धारा ज़्यादा तिरेगा, भाई उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा क्या करेगी? वो तार को गला देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्यूज के बारे में थोड़ा सा चर्चा था। चलो आप थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें जानते हैं कि जो फ्यूज है, फ्यूज सदैव का मतलब हमेशा किस में जोड़ना चाहिए? दो तार आता है ना, आके पॉल पर से जो आपका जो ट्रांसफार्मर रहेगा, ट्रांसफार्मर से जो पॉल आता है लाइन तार द्वारा, यानी आप तो अंडर वायर आता है, अंडर वायर का मतलब वो अंदर जमीन के अंदर कवर तार आ गया। अब तो कवर तार आ गया, पहले आता था टोका से, एक टोका ऐसे फंसाए, एक टोका फेस घर में ले आए गर्म तार, और एक तार ठंडा दे दिए भाई जमीन से ले आए, ठीक है। लेकिन अब आता है डबल तार ही आता है, गर्म और ठंडा दोनों साथ में ही आता है, ठीक है। तो एक तो आया ठंडा तार जिसको उदासीन बोल रहे हैं, उसमें करंट नहीं है, एक तार तो आया जो गर्म तार है जिसमें फेस है, उसको छुओगे खाली हाथ और खाली पैर छुओगे तो मार के भन बना देगा, ठीक है, पटक देगा उठा के। और समझ रही? तो फ्यूज तार कहाँ पे जोड़ना चाहिए? ठंडा तार में या गर्म तार में? तो गर्म तार में, ठीक है। क्यों बताते हैं? गर्म तार में इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि भाई आपका उसी तार में करंट आ रही है, वो ज़्यादा हीट होगी और उसी तार में आपका फ्यूज रहेगा तब गलेगा। और ठंडा में रहेगी तो क्या होगी बताते हैं। देखो अब थोड़ा सा समझना, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ था कि फ्यूज तार सदा विधुन्मय तार से विधुन्मय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। देखो अब भाई गर्म तार में क्यों जोड़ना चाहिए, ठंडा तार में क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? चलो सिखाते हैं, आपको बताते हैं। ये मान लीजिए कि ये है एक तार, चलो इसमें भी, और एक तार ये है, लाल वाला समझो कि गर्म है, लाल वाला क्या है? गर्म। और यहाँ आपका घर है, ठीक है। यहां से लाए और इसमें गर्म में फ्यूज डालना चाहिए था, लेकिन इसमें जो लाइन आ रहा है, ठीक है, इसमें लाइन आ रहा है,
बात समझ में आ रही है। तो गर्म में आपको फ्यूज डालना चाहिए था, लेकिन आपने डाला ठंडा में, ये फ्यूज आपने डाला, ठीक है, फ्यूज आपने डाला, समझ में आ रही है। अब क्या हुआ कि इससे आ रहा था 220 वोल्टेज, क्या हुआ 220 वोल्टेज आ रहा था, बात समझ में आ रही है, 220 वोल्टेज आ रहा था। अब क्या हुआ कि आपने घर में कुछ जलाया, ठीक है, 50 वाट डेली चल रहा था, क्या होता है 50 वाट, आप 50 वाट का लोड डाल रहे थे इस पे, ठीक है, 50 वाट का लोड डाल रहे थे, तो नॉर्मली ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब क्या हो कि अचानक से आप 1000 वाट डालो, अचानक, ठीक है, अचानक से कुछ लगा दिया इसमें, मतलब कोई हाइलोजन या फिर कुछ और लगा दिए, अचानक से कुछ लगा दिए। अब सोचो कि ये था 50 वाट का आप यूज कर रहे थे, अचानक आ गया 1000 वाट, तो भैया इस पे लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपका तरवा पे लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप सोचो कि नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बात समझ में रही। आप सोचो कि पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब सोचो ना, तुम मान लीजिए कि हम बता रहे हैं आपको, आप इतना सोचो कि आप ऐसे 10 ईटा लेके जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो ठीक है 10 ईटा लेके जा रहे थे या फिर 5 ईटा लेके जा रहे थे, अचानक से हम 50 को ईटा डाल देंगे तो क्या होगा, आप बैठ नहीं जाइएगा, आप कहाँ रहिए, खड़ा रहिएगा। मान लीजिए 5 ईटा आराम से आप लेके जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, अचानक से हम 50 ईटा डाल दे तो क्या होगा आपका, आप बैठ जाओगे भाई, क्योंकि आप सह नहीं पाओगे, आपका क्षमता जितना है, आपका शरीर जितना सह सकता है सह रहा है, लेकिन अचानक से हम 50 ईटा डाल दिए फटाफट फटाफट, बैठ जाओगे फट से नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है कि अचानक से आपका 1000 वाट आने लगा, तार पे लोड पड़ेगा, तार पे क्या पड़ेगा, लोड। और हम जान रहे हैं कि लाइन इस गर्म तार से आती है और परिपथ से होते होते फिर वापस इस तार द्वारा चल जाती है, गर्म तार आती है और उसके बाद फिर उदासीन तार से वापस होते फिर निकल जाती है। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि समझो कि देखो, लाइन तो यहां से आ रहा है और जा रहा है इधर से, लाइन इधर से आ रहा है, लाल से जा रहा है काला से, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप तुम 50 वाट का यूज कर रहे हो, तो अचानक से 1000 वाट का यूज करने लगे, तो भाई लोड पड़ेगा, दोनों तरफ लोड पड़ेगा, तार पे, दोनों तार पे लोड पड़ेगा। और इस तार में फ्यूज लगाओ तो फ्यूज को गला देगा, फ्यूज को क्या करेगा, गला देगा, फ्यूज को क्या करेगा, गला देगा। लेकिन याद रखो तुम, क्या याद रखो, बात समझो, याद रखो, आपका लाइन यहां तक आ रहा है, लाइन क्या आ रहा है, आपका यहां तक आ रहा है, समझ रही है, यानी आपके घर में भी लाइन आ रहा है, अभी लाइन फ्यूजवा को तो गलाया है, भले आपका बॉल पंखा एसी वेसी जो भी चलना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई कनेक्शन वापस जाने का रास्ता ही बंद हो गया, क्योंकि वापस जाने का रास्ता, यानी आपका फ्यूज यहाँ टूट गया तो वापस जाने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन यहाँ तक आपका लाइन आ रहा है, किसी कारण से अगर किसी को छू दोगे, कटपी से कहीं भी कभी छू दोगे नंगे ऐसे पैर से, तो मार के बना देगा, समझ में नहीं। गरम तार जरा लाइन तो अभी तक तो घर में ही है, भले आपका पंखा एसी जो भी है चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइन तो आ रहा है लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं, इसलिए वो जब जा ही नहीं रहे तो कैसे लाइन भरेगा, नहीं भरेगा। लेकिन फिलहाल आपके घर में लाइन तो है बना हुआ, आप मान लीजिए कि आप जैसे चप्पल पहने हुए, चप्पल को खोल के आप खड़ा हो जाओ और तार पे जाओ जोड़ने, तार के क्या जाओ जोड़ने, मारेगा भनाक से कर उलट जाओगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई गर्म तार आ रहा है, गर्म तार तो आ ही रहा है, गर्म तार तो आ ही रहा है, बात समझ, गर्म तार तो यहाँ तक आ रहा है आपका, इसलिए भाई ठंडा तार में फ्यूज नहीं डालते, बात समझे, ठंडा तार में फ्यूज नहीं डाल के गर्म तार में डालते हैं। अब देखो, मैं अगर गर्म तार में डालता, ठीक है, यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है, गर्म तार में, अब मैं यहाँ से गर्म तार में फ्यूज डालता, ठीक है, यहाँ से गर्म तार में फ्यूज, समझ रहे, यहाँ से गर्म तार में फ्यूज डालता था, क्या होता है कि जब ओवरलोड होता तो क्या होता है कि यहाँ से फ्यूज गल जाता, जब यहाँ से फ्यूज गल जाता तो आपका लाइन यहीं तक रहता ना, फ्यूज की इधर न रहता, आपका परिपथ में घर में लाइन जाना बंद हो जाएगा, इसलिए आपका घर में रहने वाले लोग सेफ रहेंगे, आराम से रहेंगे, समझ मेरी बात। इसलिए ठंडा तार में न जोड़कर गर्म तार में जोड़ा जाता है, बात समझ में आ रही बात, जो मैं समझाया वो समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। गर्म तार में डालते हैं ना कि ठंडा तार में, ठंडा तार में डालेंगे तो गल जाएगा, ओवरलोड होगा तो भी गल जाएगा, लेकिन आपका घर में लाइन, आपका परिपथ में लाइन बना रहेगा। और भाई
आपसे अगर आप छूने जाओगे, आप कुछ करने जाओगे, जोड़ने फोड़ने जाओगे, मार गया तो उलट जाएगा, समझ रहे, उलट जाएगा मतलब ऐसे। इसलिए गर्म तार में, क्योंकि ठंडा ठंडा तो गर्म तो है ही है, ठंडा कैसे ले सकता है। आप मान लीजिए कि ध्यान नहीं है, आप चले गए मतलब ऐसे बिना चप्पल पहन ले और कैसे भी सट गया हाथ, क्योंकि आ रहा है आपका इसमें, कैसे भी कुछ जोड़ने जाओगे, कैसे भी अचानक से तुमको आपको लग रहा है कि भाई गर्म तो आ ही नहीं रहा है, ठंडा छूएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने फ्यूजवा लगाया था ठंडा में लगाया, लेकिन गर्म तो जा ही रहा है, मारेगा, उलट जाओगे। इसलिए गर्म तार में न लगा के ठंडा तार में लगाते हैं, समझ मेरी बात। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि फ्यूज सदैव मतलब हमेशा विधुन में तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ श्रेणी क्रम में, जो ऐसे होता है, ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये हुआ समांतर क्रम में। समांतर मतलब ठंडा गर्म दोनों में जोड़ दिए, लेकिन ठंडा गर्म जोड़ोगे तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए श्रेणी क्रम जोड़ते हैं यहाँ से ऐसे डायरेक्ट। ये क्या हुआ श्रेणी क्रम, तुम एक 10 को फ्यूज लगाना से तो 10 को लगाओ, यहाँ से मान ली गर्म आ रहा है, एक फ्यूज यहाँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगा दो कोई दिक्कत नहीं, जितना श्रेणी क्रम में फ्यूज लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका धारा बहवे करेगा, आप समझ नहीं रही। तो ये हुआ श्रेणी क्रम में। इसलिए कोई भी पूछेगा कि ठंडा तार में फ्यूज न लगा गर्म तार में क्यों लगाते, तो आप इस तरीके से समझा सकते, ठीक है। तो फ्यूज सदैव विधुन में तार के साथ श्रेणी क्रम, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज हो गया, रेगुलेटर हो गया, स्विच हो गया, ये सब कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, और सब गर्म तार से जोड़ते हैं, ठीक है। स्विच भी गर्म तार से, स्विच भी गर्म तार से क्यों, कि जब काट स्विच को ऑफ करे तो यहाँ से कट जाए, स्विच को ऑफ करे तो कट जाए, ताकि परिपथ में और परिपथ के बाद जो ऐसे परिपथ में लाइन जाना बंद हो जाए, ठीक है। ठंडा तार में अगर लगाओगे, कभी कभी देखिएगा घर में ठंडा तार में लगा हुआ है तो स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा बॉल बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बॉल बढ़ रहा है, तब धीरे धीरे, इसका मतलब हुआ कि गर्म तार उसमें जा रहा है और ठंडा कहीं से थोड़ा बहुत ले रहा है, नमी के कारण उसको नमी मिल रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाइन बढ़ रहा है। गर्म तार ले रहा है, गर्म तार तो अचानक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि आपने लगाया स्विच कहाँ, ठंडा तार में, ठंडा तार को सिर्फ काटे हुए है, गर्म तार तो जा रहा है, बॉल को थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि गर्म तार जा रहा है और ठंडा यानी नमी कहीं से ले रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, या फिर आपका किताब या फिर आपका फिजिक्स बोलता है कि जब भी कोई काम करो, विद्युत वाला काम करो, लाइन वाला काम करो, तो स्विच और ये सब एमसीबी आपका हो गया, स्विच, एमसीबी, फ्यूज, रेगुलेटर, ये सब जो भी है सब गर्म तार में जोड़ो, ठीक है, ताकि आप सेफ रहो। चलो आगे चलते हैं। फ्यूज सदैव विद्युत में तार के साथ जोड़ा जाता है। चलिए आप जानते हैं थोड़ा बहुत फ्यूज के बारे में। और अच्छे फ्यूज को मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छे फ्यूज का तार शुद्ध टीन धातु का बना होता है, यानी अच्छा फ्यूज। बात समझ मेरी, अच्छा का मतलब भाई एक बेस्ट होता है, ठीक है, एक वेरी बेस्ट होता है, एक बेस्ट होता है। तो भाई वेरी बेस्ट का मतलब बहुत अच्छा, एक होता है अच्छा, वो भी अच्छा है, लेकिन होता है एक बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा वाला फ्यूज तार जो होता है वो आपका टीन धातु का होता है, उसमें मिश्र धातु नहीं होता है। मिश्र धातु का मतलब मिला हुआ धातु नहीं होता है, सिर्फ एक धातु का होता है, वो क्या होता है, टीन का होता है, टीन, ठीक है, टीन का होता है, समझ रहे, टीन का होता है, बना होता है। तो अच्छे फ्यूज का तार शुद्ध का मतलब प्योर टीन धातु का बना होता है, ठीक है, बात समझ में रही है। लेकिन प्राय का मतलब नॉर्मली जो हम फ्यूज खरीदते हैं या फिर हम फ्यूज हमको दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है, फ्यूज तार तांबे और टीन का मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। नॉर्मली हम जो फ्यूज खरीदते हैं वो मिश्र धातु होता है, किसका, तांबे और टीन का, समझ में, तांबे और टीन का बना होता है, यानी मिला के बना होता है। यानी मिश्र धातु किससे कहते हो, ये बता दिए कि दो या दो से अधिक धातु जब मिलता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। जैसे नाइक्रोम का तार क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, वो बहुत सारा मिलकर बना हुआ है। चलिए, तो बना होता है, ठीक है। नॉर्मली तार जो होता है किसका मिलकर बना होता है, तांबे और टीन का, लेकिन जो शुद्ध होता है वो खाली सिर्फ टीन धातु का होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो फ्यूज होता है दो प्रकार का होता है, एक तो 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज तार जो होता है मोटा लगता है, ठीक है। आप परिपथ का क्षमता कितना उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप घर में सिर्फ पंखा चला रहे हो, बॉल चला रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो आप 5 एम्पियर की फ्यूज लगाओगे, चलेगा, ठीक है, बात समझ रही है। लेकिन आप लगाओगे 5 एम्पियर के फ्यूज
अब चलाओगे एसी फेसी सब कुछ, और फ्यूज़ों को बार बार गला देगा, क्योंकि धारा ज़्यादा तीर रही है। तो धारा जब तीरेगी तो उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होने के कारण फ्यूज़ बार बार चलेगा। समझ मेरी बात। तो अगर आप एसी, कूलर, फ्रिज ये सब यूज कर रहे हो तो भाई 15 एम्पियर का फ्यूज लगाओ। बात समझ रही है। तो फ्यूज जो है आप देखिएगा 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज तार कैसा लगता है, मोटा। यानी 15 एम्पियर का आपका परिपथ है, उसमें कौन सा फ्यूज लगाओ, मोटा फ्यूज। और 5 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज तार पतला लगता है। ठीक है, फ्यूज तार मोटा और पतला से पहचान किया जाता है। अगर मोटा है तो समझो कि 15 एम्पियर के लिए है, फ्यूज तार पतला है तो समझो 5 एम्पियर के लिए है। चलो इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। विद्युत के उपयोग, विद्युत का मतलब करंट का उपयोग कर रहे हो घर में, बॉल पंखा जला रहे हो या फिर कहीं पे टूट फूट गया वहां पे जोड़ रहे हो, मरम्मत कर रहे हो, समझ रही। तो उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से हम ऐसे करना है उसके बारे में जान लो। विद्युत के उपयोग से संबंध खतरे। ठीक है, यानी विद्युत का उपयोग कर रहे हो तो उससे खतरा उत्पन्न बहुत जरूरी है। खतरा उत्पन्न होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखोगे तो खतरा से बचा जा सकता है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए विद्युत के उपयोग जैसे होगा कि आप सॉकेट में कुछ जोड़, जैसे फ्यूज है, फ्यूज जोड़ रहे हो तो फ्यूज जोड़ते हो तो बढ़िया से फ्यूज जोड़ना है, या फिर बॉल का कनेक्शन करना है आपको, एसी फेसी का, टीवी का कनेक्शन करना है, या फिर और कुछ लगाना है, समझ में रहे। तो उसका कनेक्शन उसको किस तरीके से हमको करना है, सावधानी रखकर। ना तो भाई झटका मारेगा तो कभी कभी झटका भी मारता है और कभी कभी उस झटका से मौत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब क्या है कि विद्युत के उपयोग से संबंध खतरे। ठीक है, विद्युत, ठीक है, विद्युत मतलब लाइन, बिजली। विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक स्रोत है, सोर्स है। ठीक है, यानी विद्युत जो है आपका, विद्युत में क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, ऊर्जा। विद्युत में क्या है, ऊर्जा है। तो विद्युत जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और सुविधा मतलब आरामदायक, ठीक है, सुविधा और आरामदायक क्या है, स्रोत है। समझ रही है। अगर विद्युत नहीं रहेगा तो गर्मी में छटपटा के मर जाओगे। ठीक है, गर्मी में छटपटा के मर जाओगे भाई। अब पहले वाला वो जमाना नहीं रहा कि चलो गर्मी लगा तो भाई पेड़ के पास चल जाए, बैठ रहे हैं। आपको गर्मी लग रहा तो भाई आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। समझ मेरी बात। और आज के समय पहले की अपेक्षा बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि भाई इतना पेड़ कट रहा है। पेड़ कटने के कारण क्या हो रहा है कि आपका जो वातावरण है, आपका जो पर्यावरण है वो भैया प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित होने के बाद भाई उतना बारिश भी नहीं होता है, जितना पहले होता था बारिश, उतना आज बारिश भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई पेड़ ही नहीं है। समझ मेरी बात। तो पेड़ रहना बहुत जरूरी। पेड़ रहने से क्या होता है कि आपका जो प्रदूषण पे कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है, ये नेचुरली पावर है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड है। पेड़ क्या करता है, उस प्रदूषण पे भाई कंट्रोल करता है। समझ में रही है। तो समझ रही बात। यानी विद्युत जो है नहीं रहेगा तो छटपटा जाओगे। बात समझ रहे। पढ़ाई नहीं होगा बढ़िया से, लालटेन का जमाना खत्म हो गया, दिया जल रहा है वो भी खत्म होगा, क्योंकि आज तो सूझ भी नहीं करेगा। दिया से पढ़ोगे सूझ भी नहीं, क्योंकि आंखें खराब है। पैदा होते ही सबका आँख खराब हो जाता है। ठीक है, बात समझिए। कोई चश्मा यूज कर रहा है, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आज का जनरेशन देखो क्या हो रहा है। तो इसलिए विद्युत लाइट होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में दिक्कत हो, चाहे हम हो कि और कोई और हो, पढ़ाई में दिक्कत है, गर्मी लग रहा है, बात समझ रही है। मोबाइल, आज मोबाइल, लैपटॉप, टैब, ठीक है, उससे पढ़ाई हो रहा है। लाइन नहीं रहेगा तो भाई कंप्यूटर चालू नहीं होगा। लैपटॉप है तो चार्ज रहेगा, वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कैसे करोगे। मोबाइल डिस्चार्ज होगा तो कैसे चार्ज करोगे। तो हम डिपेंडेंट हो गए भाई लाइन पे। ठीक है, डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो याद रखना कि जो ये है विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी और एवं सुविधाजनक स्रोत है। ठीक है, विद्युत होना जरूरी है। चलो, विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक स्रोत है, परंतु स्रोत तो है, सुविधाजनक है, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन परंतु इसका उपयोग जो कैसे भी नहीं करना। ठीक है, इसका उपयोग करते समय यदि कुछ सावधानियां एवं सुरक्षा के उपाय ना किए जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है। भैया विद्युत जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण एवं स्रोत है, सुविधाजनक स्रोत है,
पंखा चल रहा है अच्छी बात है, समझ में, पंखा चल रहा है अच्छी बात है, बॉल चल रहा है अच्छी बात है, टीवी चल रहा है अच्छी बात है, एसी चल रहा है अच्छी बात है। लेकिन आप बॉल पंखा टीवी चला रहे हो तो इसकी जो वायरिंग में है, वायरिंग में सुरक्षा करना, या फिर जैसे मान लीजिए कि आप सब कुछ लोड दे रहे हो, आपके घर में एमसीबी नहीं जुड़ा हुआ है, फ्यूज जुड़ा नहीं है, समझ में आ रही बात, और अचानक से धारा ज़्यादा खींचने लगेगा, भाई फ्यूज नहीं है, एमसीबी नहीं, तो एमसीबी रहेगा तो लाइन कट जाएगा, गिर जाएगा, फट सुनी शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज गल जाएगा। ये समय से कुछ नहीं है, हो सकता है तार जल जाएगा, तार जल जाएगा तो भाई आग भी लहर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज देखो, आज के ज़माने न्यूज़ खोल के देखो ना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है कैसे करना है, तो इसमें कुछ सावधानियां या फिर सुरक्षा रखना है, समझ रही बात, सावधानियां फिर सुरक्षा रखना है। कैसे रखना है चलिए हम जानते हैं। 7 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पॉइंट में हम जानेंगे। तो विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्रोत है, परंतु इसका उपयोग करते समय कुछ सावधानियां एवं सुरक्षा के उपाय न किए जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है। चलिए पहला भी जानते हैं भाई। पहला में जो है, जैसे स्विचों का मतलब जो आप ऑन ऑफ करते हो वो बोला। स्विचों, प्लगों का मतलब जिसमें आप ऐसे लगाते हो, घुसाते हो, मतलब ऐसे इस्त्री आयरन करते समय जो प्लग में ऐसे लगाते हो ना वो, ठीक है, सॉकेट में जो आप प्लग लगाते हो। स्विचों, प्लगों, सॉकेटों तथा, ठीक है, जोड़ों पर सभी संबंधन अच्छी तरह से कसे हुए होना चाहिए। यानी प्लग में या फिर स्विच में जो तार जोड़ रहे हो वो जोड़ा हुआ कैसा होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से कसा होना चाहिए। नट बोल्ट जो उसमें रहता है, दिया हुआ रहता है, उससे बढ़िया से कसा हुआ होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? अगर हम कम कसेंगे तो क्या हुआ कि कभी कभी चिंगारी मारेगा। क्या हुआ? कभी कभी चिंगारी मारेगा। कम कसोगे कभी कभी हिलेगा, सटेगा, ठीक है, समझ में, ढीला रहेगा तो क्या होगा, वो तार हिलेगा, हिलने के कारण क्या होगा, चिड़चिड़ाएगा, यानी चिंगारी मारेगा। और चिड़चिड़ाने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो जो आपका धातु है जो इसमें कसा हुआ है वो क्या हो जाएगा, खिया जाएगा, यानी जल जाएगा। जलने के बाद क्या होगा, तार ऐसे ही खुल के फेंका जाएगा। तार खुल के फेंका जाएगा तो अंदर बोर्ड है भाई, गर्म ठंडा एक दूसरे में सट जाएगा, आग लहर जाएगा। इसलिए स्विचों, प्लगों, सॉकेटों तथा जोड़ों मतलब जहाँ पे जोड़ते हैं, सभी स्थान पे जहाँ पे आप उपयोग कर रहे हो, संबंधन का मतलब जो जोड़ा है तुम, अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए। संबंधन का मतलब जो तार जो है, जो जोड़े हुए हो उसमें जो तुम जोड़ रहे हो वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से कसा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पहला। इसमें और देखिएगा, उसके बाद प्रत्येक अच्छे क्वालिटी और कहीं लिखा हुआ, हाँ, प्रत्येक तार तो छूट गया, प्रत्येक तार का मतलब घर में जितना भी वायरिंग कर रहे हो, ठीक है, देखना कि आपके घर में जब वायरिंग होगा तो मेन जो लाइन आएगा, मेन लाइन का तार अलग क्वालिटी का होगा। घर में जो वायरिंग होगा वो अलग क्वालिटी का तार से होगा। एसी है तो एसी का वायरिंग अलग तार का क्वालिटी से होगा। फ्रिज का वायरिंग तो उसका अलग क्वालिटी का तार का होगा, मोटा पतला जो भी है अलग अलग होता है। तो प्रत्येक तार का मतलब जो तार उपयोग कर रहे हो, प्रत्येक तार अच्छे क्वालिटी, मतलब उसका क्वालिटी जो है बहुत हाई होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी और उपयुक्त मोटाई का होना चाहिए। समझ में आ रही है? अब तुम एसी चला रहे हो और ले आए तुम 5 रुपया मीटर वाला तार, 5 रुपया मीटर का जो तार मिलता है नॉर्मली तार, उसको ले आके चला दोगे एसी फट से नहीं चला देगा। समझ मेरे? अब तुम्हारे सनसेबुल है, तुम्हारे घर में सनसेबुल का तार देखना कितना मोटा रहता है, कितना बढ़िया क्वालिटी का रहता है। उसमें कोई तार दोगे ना, फट से नहीं गला देगा। समझ में आ रही बात? तो वही आपको बता रहे थे, समझ में रही? यानी नॉर्मल तार है, उसमें ओवरलोड ज्यादा दोगे ना, जैसे आपका हाई पावर का ये सब है, क्या बोलते हैं, सनसेबल हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब बहुत हाई पावर का होता है, ठीक है। तो इसको अचानक दोगे पतला तार पे, तो पतला तार में इतना तेजी से धारा खींचेगा कि जितना इसका लोड सहने का है उतना से ज्यादा बेसी हो जाएगा, ये बेचारा टूट जाएगा। तार का गलती नहीं है, गलती आपका है, क्योंकि तार जितना उसका क्षमता है उसमें उपयोग करो, नॉर्मल बॉल के लिए है। अब मान लीजिए कुछ तार है, तार में आप जलाओगे, आयरन चलाओगे, उस तार से आयरन चलाओगे, पता क्या करेगा, जहां तहां तरवा गला देगा, अंदर से गला देगा। तार तो ऊपर ठीक है,
ऊपर ऊपर ठीक रहेगा, कवर ठीक रहेगा, लेकिन अंदर अंदर सब जला देगा। तार जो रहेगा ना आपका कॉपर का, सब अंदर अंदर जला देगा। तो कहोगे तरवा ठीक है, लाइन नहीं आ रहा है, वो अंदर अंदर सब ऐसे किया, जला दिया। तो इतना आपका लोड पड़ गया, और नॉर्मल तार है तो जला देगा। इसलिए अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उसका मोटाई भी होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध घटेगा तो भैया आपका करंट बढ़िया से फ्लो होगा, चलेगा। समझ में आ रही है ना? तो अच्छे मोटाई का होना चाहिए, अच्छा तार होना चाहिए, ये सब जरूरी है। यही सब सावधानी बरतना है, ठीक है। जो स्विच है, प्लग है, सॉकेट, उसमें बढ़िया से तार जोड़ो। जहाँ पे तुम कट पीस से वहाँ पे बढ़िया से तार जोड़ो। प्रत्येक तार बढ़िया क्वालिटी का लो, मोटाई का लो। तारों के जोड़ों पर विद्युत रोधी टेप से अच्छी तरह से ढका होना चाहिए। यानी तार जहाँ पे जोड़ रहे हो, कट पीस तार या फिर जॉइंट कर रहे हो, एक यहाँ तार आ रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ सीधा लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है बढ़िया से टेप मारो। विद्युत रोधी टेप जो आता है ब्लैक करके, ब्लैक कलर, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी आता है 10, 15, 20, 25 में मिलता है, बढ़िया वाला लो। और वहाँ पे जहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे ये तार ला रहे हो, यहाँ सीधा लेके जा रहे हो, फिर एगो इधर सीधा लेके चले, तो यहाँ पे जो जॉइंट हुआ, यहाँ पे बढ़िया से क्या करो, टेप मारो, ताकि वो जो कट पीस है यहाँ पे अच्छी तरह से क्या हो जाए, ढक जाए। और किसी कारण से कुछ अगर कोई बच्चा उच्चा छू भी दे तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो विद्युत रोधी टेप से ढका हुआ है। तो ये सब सावधानी बहुत जरूरी है। तो ये पहला हो गया, ठीक, ये पहला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऐसे दूसरा में। ये है दूसरा में, ये देखना कि दूसरा में क्या है कि परिपथ में लगे फ्यूज तार, परिपथ में लगे फ्यूज तार चलिए, जो परिपथ में यानी घर में जो फ्यूज तार लगा रहे हो, तार उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होना चाहिए। यानी घर में यानी परिपथ में फ्यूज तार लगा रहे हो, उसकी क्षमता जो होगी के अनुसार फ्यूज तार लगाना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए परिपथ में 15 एम्पियर की धारा ले रहे हो, 15 एम्पियर का मतलब जैसे आप फ्रिज चला रहे हो, एसी चला रहे हो, उसमें 15 एम्पियर का फ्यूज लगाओ। आप सिर्फ बॉल पंखा के लिए है और चार्जिंग फार्जिंग के लिए उपयोग कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ 5 एम्पियर का लगाओ। बात समझ में रही है? तो फ्यूज का क्षमता, और फ्यूज किस चीज से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए टीन, पता है ना, टीन एकदम शुद्ध धातु है, उससे बना रहेगा तो फ्यूज बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा वो गल जाएगा। लेकिन तुम मिश्र धातु लगाओ तो भी बढ़िया है, लेकिन वो थोड़ा सा सहता है, मतलब ऐसे गड़बड़ी को सहता है। लेकिन ज़्यादा गड़बड़ी हो तब दिक्कत होगा, ठीक है। तो बढ़िया फ्यूज लगाओ, बढ़िया फ्यूज लगाओ, उसके साथ साथ जितना धारा उपयोग करो उसके अनुसार आप फ्यूज लगाओ। 15 एम्पियर, 5 एम्पियर, और कैसा फ्यूज लगा रहे हो उस तरीके से। मिश्र धातु में भी बहुत अलग अलग प्रकार के फ्यूज आते हैं। मिश्र धातु में भी बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है, लो क्वालिटी का आता है, तो बढ़िया वाला फ्यूज लगाओ। ये बोले परिपथ में लगे फ्यूज तार उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होना चाहिए। पदार्थ का मतलब जो मिलावट है उसमें, जो मिश्र धातु बढ़िया का मिला हुआ है, फिर भी वो बढ़िया का होना चाहिए। समझ मेरी बात? जब भी फ्यूज तार खरीदने जाओ तो बोलो भाई हमको बहुत बेस्ट चाहिए, पैसा तुम लो 5, 10 रुपया, 20 रुपया ज़्यादा लो, लेकिन हमको बढ़िया दो, ठीक है। ऐसे चलिए आगे चलते हैं। बने होना चाहिए फ्यूज तार के स्थान पे, देना ध्यान से ये वाला पॉइंट, फ्यूज तार के स्थान पे, यानी मान लीजिए कि आपका जो परिपथ में लगा हुआ फ्यूज तार गल गया। क्या हो गया? गल गया। फ्यूज तार यहाँ पे, यहाँ से था और यहाँ पे लगा हुआ था, ये किसी कारण से गल गया। करोगे क्या करोगे? इसको पूरा हटा के क्या करोगे? एक फ्यूज तार लगाओगे। क्या लगाओगे? एक फ्यूज तार जोड़ दिए। और ये फ्यूज तार नहीं है, ये नॉर्मल तार जो तुम उपयोग कर रहे हो, लंबा वाला तार, उसमें से निकाल के यही तुम जोड़ रहे हो। तो यही माना कर रहा है। क्या माना कर रहा है? माना करना तो इसका काम है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको लहराना। एक कहावत था, बूढ़ी था और एक घर में आग लग गया, तो बुढ़िया पूछा ये बाबू घर में आग गया कैसे लगले? तो बचवा बोले कि कर के बताइए कि कह के बताइए, कह के बताइए कि कर के बताइए। बुढ़िया को लगले कह के बताओ तो बढ़िया ना लग, तो मज़ा नहीं आएगा, कर के बताओ। लगा दो कि आग का करो घर में लगा दिया। तो देखो दादी, देखा बूढ़ी ऐसी आ गया लगले है में, 4 गाली दे दिया। क्योंकि इसमें भाई किसका गलती है? इसमें बूढ़ी का गलती है। आपने इंटरेस्ट लिया, कह के बताएगा तो मज़ा नहीं आएगा, करके दिखाओ। समझ मेरी बात? तो यही चीज़ है कि आपका फ्यूज तार जो है, ठीक है, फ्यूज तार के स्थान पे नॉर्मल तार मत लगाओ, नहीं तो भाई कहा कर नहीं करने वाला हो जाएगा, ठीक है। कहा कर नहीं करके बताइयो, इस तरीके से। तो
फ्यूज तार के स्थान पे तुम नॉर्मल तार मत लगाओ, ये बहुत दिक्कत खड़ा कर देगी भाई। कुछ अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, अति भारण हुआ, लघु पतन हुआ, जो भी हुआ, ये गलेगा नहीं, ये गलता नहीं है। समझ मेरी बात, ये गलता नहीं है। इसलिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया करो। तो यहाँ पे है स्पष्ट लिखा हुआ है कि फ्यूज तार के स्थान पे संबंधन तार का टुकड़ा, संबंधन तार का मतलब, संबंधन तार का मतलब समझे, वो जो तार तुम ला रहे हो ना, लंबा लंबा तार जो घर में अपना वायरिंग हो रहा है, वही होता है संबंधन तार का टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब तोड़ कर यानी काट कर वो तरवा यहाँ पे मत लगाओ, मत लगाओ। संबंधन तार का टुकड़ा का इस्तेमाल ना करें, ना करें। क्यों? ये लघु पतन या अति भारण से उत्पन्न खतरे हमें नहीं बचाता। यानी आप नॉर्मली तार जोड़ दोगे तो लघु पतन होगा। लघु पतन समझ में रहा ना, आपका शॉर्ट सर्किट, अति भारण यानी ओवरलोडिंग अगर ये कहीं से हो जाएगा आपके परिपथ में, तो ये इससे जो खतरा उत्पन्न होगी, ये खतरा से बचाएगा नहीं, क्योंकि जल भी नहीं करेगा तो बचाएगा कैसे? फ्यूज तार अगर रहता, जल जाता तब ना हमें बचाता। लाइन में आना बंद हो जाता तो हमें बच जाते, लेकिन ऐसे आपको नहीं बचाएगा। इसलिए संबंधन तार का उपयोग ना करे, कोई करता तो उसको माना भी करे। समझ मेरी बात। तो ये था 1 पॉइंट। 2 पॉइंट तीसरा में चलते हैं। तीसरा में क्या है कि परिपथ में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विधुन तार से श्रेणी क्रम में लगाएं। इधर भी कहीं पे था कुछ, चले हाँ यहाँ पे देखिए कि इधर बताए थे। हाँ, फ्यूज तार सदैव विधुन तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यहाँ पे भी है परिपथ में फ्यूज तथा स्विच, फ्यूज तथा स्विच चाहे तो एमसीबी हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप रेगुलेटर पंखा में यूज करते हो, पंखा में समझ रही, ठंडा में लगाओगे तो कम बेसी होगा, गर्म में भी लगाओ तो कम बेसी होगा, लेकिन लगाना चाहिए गर्म में, ठीक है। समझ रही बात। परिपथ में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा विधुन में मतलब जो गर्म तार होता है ना, गर्म तार में लगाना चाहिए। और कैसा लगाना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में लगाए। तार में, विधुन में तार में श्रेणी क्रम में लगाए। विधुन में तार में ही लगाना है, और विधुन में तार में ही कैसा? तो श्रेणी क्रम में लगाना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगा के समांतर क्रम में लगा दोगे तो और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ठंडा गर्म एक ही में टकरा जाएगा। समझ में आ रही बात। चलो इतना। अब चलते 4 में। 4 में अधिक शक्ति के उपकरण। अधिक शक्ति का उपकरण मतलब 15 एम्पियर वाली बात बोल रहे हैं। अधिक शक्ति का उपकरण मतलब 15 एम्पियर वाली बात, जैसे हो गया टीवी, एसी, कूलर, समझ रही बात, हीटर, इंडक्शन, ये सब क्या हो गया? आयरन, ये सब क्या हो गया? अधिक शक्ति का उपकरण हो गया। अधिक शक्ति का उपकरण हो गया यानी 15 एम्पियर, 15 एम्पियर या 15 एम्पियर से ज्यादा, ठीक है, समझ रही बात। तो अधिक शक्ति के उपकरणों को भूतार बताया था, ग्रीन तार वाला, जो एक घर से कहाँ जुड़ा हुआ था? जमीन में, प्लेट द्वारा। एक प्लेट द्वारा जमीन में हम जोड़े थे, वो था भूतार, ठीक है। भूतार क्यों जोड़ते हैं वो भी मैंने बता दिया, पिछले क्लास में देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। भूतार इसलिए जोड़ते हैं कि किसी कारण से आपका परिपथ में लगा हुआ उपकरण में, परिपथ में लगा हुआ उपकरण में अचानक से धारा, मतलब ऐसा लीकेज होने लगे। धारा लीकेज का मतलब धारा चल रहा है, लेकिन किसी कारण से धारा आपका बॉडी में आ जाए। क्या आ जाए? बॉडी में। जैसे मान लो फ्रिज है, फ्रिज का बॉडी में आ जाए, तो उस बॉडी से एक तार जुड़ा रहता है, ग्रीन तार, प्लग में, प्लग द्वारा जुड़ा रहेगा आपका जमीन में, ठीक है। उस प्लग को, इस बोर्ड द्वारा रहेगा जमीन में जुड़ा। तो किसी कारण से धारा लीकेज हो रहा है, उस लीकेज धारा को वो ग्रीन तार कहाँ ले चल जाएगा? जमीन में ले चल जाएगा, जिस कारण आप उसको छुओगे भी तो झटका लगने से बच जाएगा। उसको बोलते हैं भूतार। अब भूतार को सुरक्षा तार भी बोला जाता है, समझ रहे? सुरक्षा तार भी बोला जाता है ग्रीन वायर को, ठीक है। कहीं कहीं येलो वायर भी रहेगा, ठीक है, येलो या फिर ग्रीन। चलिए, तो अधिक शक्ति के उपकरणों को भूतार द्वारा यानी ग्रीन वायर द्वारा पृथ्वी से जोड़े, ताकि किसी खराबे के कारण उपकरण विद्युत झटका ना दे। समझ में रहा ना? अधिक शक्ति के उपकरणों को भूतार द्वारा कहाँ? पृथ्वी से जोड़े, ताकि किसी खराबी के कारण, किसी खराबी यानी उपकरण में किसी कोई खराबी आ जाए। खराबी आने के कारण क्या हो कि धारा लीकेज होने लगे। लीकेज का मतलब धारा तो जा रहा है, धारा इसके अंदर जा रहा है, लेकिन किसी कारण इस बॉडी में भी लाना रहे, किसी कारण से इस बॉडी में लाना रहे, यानी आपका उपकरण के बॉडी में लाना रहा है। आप बॉडी को छुओगे, मारेगा भनाक से, क्योंकि अधिकतर उपकरण लोहा के बना रहता है,
लोहा प्लास्टिक कैसे बन रहा था मिक्स करके, कहीं कहीं तो लोहा तो रहना जरूरी है, ठीक है, लोहा रहता है, अब फ्रिज में वो लोहा रहता है, ठीक है, समझ मेरी बात। तो किसी कारण से जैसे मान लीजिए हीटर है, हीटर या फिर आपका जो केतली होता है, हॉट केतली जो मतलब गर्म करने वाला पानी, उसमें भी आपका रहता है लोहा टाइप, कैसे उसको छुओगे मारेगा भनाक सुकर। आयरन हो गया, आयरन भी ऐसे लोहा का रहता है, जैसे छुओगे मारेगा भनाक सुकर। तो किसी कारण से अगर कुछ खराबी आ जाए जिस कारण से धारा लीकेज होने लगे और बॉडी में धारा आने लगे, और उसी बॉडी से एक तार जुड़ा रहता है, ग्रीन तार, वो डायरेक्ट रहता है जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप कोई उपकरण है उसको लगाओगे बोर्ड में, बोर्ड में तीन गो ऐसे होल रहता है, ये दो गो तो रहता है आपका ठंडा गर्म, और एक रहता है ये भूतार वाला जुड़ा, ये भूतार जुड़ा रहा है जमीन से, और इसमें लगाओगे पलक तो इसमें जुड़ जाएगा और चल जाएगा जमीन में, जुड़ चल जाएगा, तो जमीन में चल जाएगा तो आपका लीकेज धारा कहाँ चल जाएगा, सारा लीकेज धारा जमीन में चल जाएगा और आपको झटका लगने से बच जाएगा, ठीक है। तो अधिक शक्ति के उपकरणों को भूतार द्वारा पृथ्वी से जोड़ो ताकि किसी खराबी कारण उपकरण झटका, विद्युत झटका ना दे। चलिए 4 गो हो गया। 5वां, याद रखो ये जितना भी मैंने बता रहा हूँ सबको भाई बढ़िया से याद करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि विद्युत के उपयोग से संबंध खतरे के बारे में बताएं तो ये सारा चीज आपको बताना है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। 5 में चलते तो 5 में है कि विद्युत परिपथ में कहीं कोई, विद्युत परिपथ में यानी घर में वायरिंग है, वायरिंग में कोई दिक्कत हो गया, हमेशा वायरिंग समझा रहे ताकि भाई आपके माइंड में आ जाए कि विद्युत परिपथ है क्या। विद्युत परिपथ में कहीं कोई मरम्मत का मतलब कहीं पे कोई दिक्कत हो गया, आपको ठीक ठाक करना है, या कोई अन्य कार्य करना है, या फिर मान लीजिए किसी घर में कनेक्शन लेके जाना है, किसी रूम में कनेक्शन लेके जाना है, कुछ भी करना है तो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबड़ के बने दस्ताने या जूते का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ बात, यानी आपको किसी कारण से कुछ हो जाए परिपथ में, तारों दिक्कत हो जाए, कट जाए भाई, तार गल जाए, या फिर फ्यूज चेंज करना है, एमसीबी भाई कुछ करना है, एमसीबी में काम करना है, या फिर बोर्ड में कोई काम करना है, कुछ भी काम करना है, लाइन के साथ कुछ भी काम कर रहे हो, याद रखो कि रबड़ के बने दस्ताने यानी हाथ में या फिर जूते का इस्तेमाल जरूर करो, ठीक है। रबड़ के बने दस्ताने यूज करो या फिर आप पैर में जूते का इस्तेमाल करो, नहीं तो नहीं करोगे किसी कारण से गर्म तार आप में सट जाएगा और जमीन से आपको लगने लगेगा ठंडा, क्योंकि शरीर आपका चालक है, शरीर क्या एक विद्युत का चालक है, और ये जमीन से ठंडा लेने लगेगा और आप छुए हो गर्म को, मारेगा, भनभना के उलट जाओगे, उठिया जाओगे, समझ मेरी बात। तो इस तरीके से आप उपयोग करो इसका, लाइन का सही तरीके से मरम्मत करनी और फिर कोई कनेक्शन करना, कुछ भी काम करना तो रबड़ के बने दस्ताने या फिर जूते का इस्तेमाल किया करो, नहीं तो मारेगा तो उधिया जाओगे, ठीक है। आप चलो, आप चलते 6ठा में, 5 तो समझ लिया, 6ठा चलते। परिपथ में आग लगने या किसी दुर्घटना के होने पर परिपथ का स्विच बंद कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो भाई आपका दुश्मन है तो मरो, लेकिन ये गलत बात है। कोई भी रहे भाई, जान सबका प्यारे है भाई, जान रहेगा, अगला बंदा जीवित है तभी तो दुश्मनी कर सकोगे, अब वो मर जाकर किससे दुश्मनी करोगे, इसलिए दुश्मनी करने के लिए भाई वो बंदा जीवित होना चाहिए। इसलिए किसी का झटका लगे, किसी का कोई दिक्कत हो जाए, लाइन लग जाए, तो भाई घर में अगर लाइन लगा तो पहले स्विच ऑन करो या एमसीबी गिराओ, आप निकालो ऐसे गर्म तार में जो आपका फ्यूज लगा उसको फट से नहीं निकालो, समझ में, स्विच बंद करो, एमसीबी गिराओ, आपका फ्यूज निकालो, समझ, कुछ भी करो, लेकिन कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, कोई दिक्कत हो लाइन से, तो भाई सबसे पहले ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। फ्यूज में जो भी लगा हो फटाफट सबको बंद करो ताकि लाइन जाना बंद हो जाए और उसको बच सके, ठीक है, वो क्या हो सके, बच सके, कोई भी रहो ये करना जरूरी है। यानी पर्वत में आग लग गया या फिर किसी दुर्घटना हो गया, कोई सट गया, ठीक है, आग लग गया या फिर कोई सट गया या फिर कुछ भी हो गया तो सबसे पहले पर्वत में स्विच बंद करो। स्विच बंद के साथ साथ ऐसे आपका जो भी है मतलब ऐसी फ्यूज को, जो सर्किट में फ्यूज है उसको फट से नहीं निकालो, एमसीबी है तो एमसीबी फट से नहीं गिराओ, ठीक है, ये सब सावधानी रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते 7वां में, लास्ट, अभी और है बहुत सारा हो सकता है लेकिन लास्ट 7वां अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखाया हुआ है। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति विद्युन्मय तार के संपर्क में आ जाए तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़ के किसी वस्तु से छुड़ाना चाहिए। यानी समझो कि किसी कारण से, जैसे अभी बताया ना कि आग लग गया या फिर किसी कारण से कोई वस्तु मतलब किसी कारण से व्यक्ति सट जाए,
ठीक है। किसी कारण से व्यक्ति सड़ जाए उस गर्म तार में, तो क्या होना चाहिए, उसको पहले स्विच सब ऑफ कर दो। अगर नहीं है करना चाहते हो, अगर उसको छुड़ाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट उस पर कूद मत जाना, ठीक है, क्योंकि आप कूदोगे आपको भी मारेगा। तो एक से भरे दो हो जाएगा, एक को बचाए, एक को मतलब ऐसे दिक्कत था, आप जाओगे दो को बचाना पड़ेगा, टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए उसको बचाना है तो आप जाओ पानी से सलाह झोंको, भाई आपको भी लाइन मारेगा। ये सब काम नहीं करना है, बालू पानी ये सब मत काम करो। देखो कहीं पे सूखा लकड़ी है, सूखा लकड़ी, गीला लकड़ी नहीं, गीला का मतलब जैसे हरा लकड़ी नहीं, सूखा लकड़ी यानी पीला, ठीक है, पीला अक्सर सूख जाता है। पीला लकड़ी से ऐसे हटाओ उसको, ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब कि अगर तार है, तार को छुए तो तार को ऐसे मारो, तार पे मारो, ठीक है, लेकिन उसको मनुष्य को ढक लो ऐसे, ठीक है, सूखा लकड़ी से पकड़ के। या फिर रबड़ का कोई चीज़ है, रबड़ का चीज़ है, या फिर प्लास्टिक का कोई चीज़ है, तो प्लास्टिक का चीज़ ऐसे, यानी हाथ में ग्लव्स पहन लो और फिर इसे ढक लो, समझ मेरी बात। तो ऐसे सावधानी बरतना है। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति विद्युत में तार यानी गर्म तार के संपर्क में आ जाए, तो विद्युत पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी से हटाओ, प्लास्टिक से बना कुछ ऐसे पैना से या फिर कुछ भी से हटाओ, समझ मेरी बात। रबड़ के बने किसी वस्तु से उसको से क्या करो, उसको छुड़ाओ। तो ऐसे जाओगे तो एक तो धिया रहे करा, तू हो जाएगा तो वो धिया देगा मार, समझ मेरी बात। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और यहीं तक था आपका चैप्टर में पढ़ना। आपका चैप्टर समाप्त हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये आज क्लास 9 में डे 37 में समाप्त हो गया है। और चलिए थोड़ा सा माइकल फैराडे के बारे में हम जानते हैं। इसमें थोड़ा सा इनके बारे में, मतलब कि अपने जीवन के बारे में इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। माइकल फैराडे ये एक वैज्ञानिक है बाबू, ठीक है, एक वैज्ञानिक है। इनका भी अपना अपना जीवन का हिस्सा रहा है, वो जरूर देख लो इसका भी। माइकल फैराडे प्रख्यात का मतलब ये भी बहुत सुर्खियों में रहे हैं, ठीक है। प्रख्यात अंग्रेज वैज्ञानिक कहते कौन सा, तो भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। आपका माइकल फैराडे कौन सा वैज्ञानिक थे, भौतिक, यानी भौतिक में खोज किए, यानी फिजिक्स में खोज किए, समझ आ रही बात। तो प्रख्यात मतलब बहुत जाने माने, सुर्खियों में रहने वाले अंग्रेज वैज्ञानिक, भौतिकविद, यानी भौतिक वैज्ञानिक कौन, माइकल फैराडे, ठीक है। अंग्रेज के थे, ये कौन थे, भौतिक, ठीक है। जो रासायनिक में खोज करता उसको रसायन शास्त्र विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। केमिस्ट्री में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट बोलते हैं। ये फिजिकल साइंटिस्ट है, मतलब फिजिकल मतलब ऐसे फिजिक्स में, समझ मेरी बात। तो इस तरीके से कहते हैं। चलिए कुछ हिंदी के भी ये है, हिंदी में भी ऐसे होते हैं, हिंदी में भी खोज किए, हिस्ट्री में भी बहुत सारा, मतलब ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग नाम दिया जाता है। बस इतना याद रखना कि माइकल फैराडे प्रख्यात अंग्रेज भौतिकविद वैज्ञानिक थे, और ये माइकल फैराडे का नाम था। इनका जन्म जो हुआ 22 सितंबर क्या हुआ, 22 सितंबर 1791 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 22 सितंबर 1791 में हुआ। ये जो जन्म लिए, ये क्या लिए, एक गरीब परिवार में लिए, और वो गरीब परिवार का कास्ट था लोहार। जैसे हर मनुष्य का हर कास्ट है ना, आज अपना अपना कास्ट है, अपना अपना जाति है। तो ये जो माइकल फैराडे जो थे, बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए, और जन्म लेने के साथ साथ कौन सा परिवार में, तो लोहार परिवार में जन्म लिए। लोहार परिवार में कहाँ, तो गरीब में। ऐसा नहीं कि लोहार परिवार में तो बहुत अमीर, ठीक है, नहीं, गरीब परिवार में। कब जन्म लिए, तो 22 सितंबर 1791 में, ठीक है। और लोहार परिवार, गरीब लोहार परिवार में हुआ था। अब ये हुआ था, क्या हुआ था, जन्म तो हो गया, समझ मेरी बात। तो अब तो धीरे धीरे बढ़ना है ना, तो जब 14 साल के हुए, माइकल फैराडे जब 14 साल के हुए, तो हुआ क्या कि जैसे 14 साल के हुए, क्योंकि भाई गरीब परिवार के बंदे बच्चे लोग काम धंधा पे लग जाते हैं, ठीक है। अब अमीर थोड़ी है कि भाई 20, 22, 30 साल तक ऐश मौज कर रहा है, ठीक है, नहीं, उनको भाई परिवार को संभालना है। तो 14 साल के जैसे ही हुए, उनको काम पे लगा दिया गया, यानी काम पे लग गए। और काम क्या था, 14 साल के मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही फैराडे किसी जिल्द साज के सहायक रूप में कार्य करने लगे। जिल्द साज का मतलब होता है कि छोटे छोटे पन्नों पे छपे अक्षर, ठीक है, या पत्र को एक इकट्ठा करके किताब बनाना, ठीक है। यानी किताब बनाने का मतलब
बढ़िया से उसको सजाना। जैसे मान होता है ना कि छोटे छोटे पत्र होता है, पत्र पर यानी पट्टी पर कुछ लिखा हुआ है, उसको जोड़कर उसको बढ़िया से लिख कर एक नया किताब का रूप देना, उसको बोलते हैं जिल्द साज, ठीक है, के रूप में, यानी सहायक रूप में काम करने लगे। यानी सहायता, यानी जहाँ पे काम ऐसा होता था ना, ये सब काम जैसे मतलब कि पन्ने पर कुछ लिखा हो उसको बढ़िया से फिर लिख कर ऐसे फिर बढ़िया से बनाना, यानी किताब के एक रूप दे देना, ठीक है। जहाँ पे ये होता था वहाँ पे ये काम करने लगे, ठीक है, ये सब लिखने पढ़ने वाला काम करने लगे। होता ये था कि जिलसाज के सहायक रूप में जब कार्य करने लगे तो वहाँ पे बहुत सारा किताब आता था, टूटी फूटी किताब, मतलब ऐसे टूटी फूटी का मतलब हुआ वही फटा गला, ये सब किताब आने लगा, पत्री आने लगा, तो सबको पढ़ते थे, ठीक है। लिख रहे हैं जब तो जैसे भाई कोई भी, जैसे तुम लिख रहे हो, मान लो तुम ऐसे राइटिंग लिख रहे हो तो राइटिंग लिखने के दरमियान पढ़ते भी है, उसको पढ़ते भी है, नहीं तो फिर अंधाधुन ऐसे लिखना भी चालू कर देते हैं, लेकिन पढ़ते भी है, अक्सर पढ़ के लिखते हैं। तो जब आने लगा तो क्या हुआ कि जब ऐसे जहाँ पे टूटी फूटी जो आता था पत्री और जो या फिर जो होता था पन्ना पे लिखा हुआ या फिर किताब आता था गला छड़ा, उसको बढ़िया से पढ़ के दूसरे पर लिख कर फिर एक नया बनाते थे ऐसे, ठीक है। तो पढ़ के जो भी आता था ना तो पढ़ना शुरू किए, ठीक है, पढ़ के इससे लिखते थे। तो क्या हुआ, सहायक रूप में कार्य करने लगे, परंतु उनमें पढ़ने का अद्भुत रुचि थी। अद्भुत रुचि का मतलब बहुत ज़्यादा रुचि। और हम लोग को भाई किताब देखते ही नींद आना चालू, ये टैलेंट है, ठीक है। याद रखो, कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाओगे, समझ मेरी बात। मतलब किताब देखते ही नींद आ जाना ये एक छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब, ये बहुत ही अद्भुत बात है, अद्भुत बात है, अद्भुतम मतलब बहुत ही अद्भुत बात है। किताब देखते ही नींद आना, खाना देखते ही भूख लग जाना, ठीक है, अगला आदमी सो रहा उसको देख लिया हमरो नींद आ जाना, ये सब भाई टैलेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, टैलेंट। तो याद रखो, ये सब अच्छा रहता तो भाई तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, और कुछ लोग बोलेगा बनना भी नहीं है। हम नॉर्मल मनुष्य ही सही है, हम भिखारी ही सही है, मतलब इतना ही सही है, हमको नहीं कुछ नहीं बनना है, ठीक है। हम जे हैं सब सही है, परफेक्ट है, चलिए। तो ये क्वालिटी था इनमें, ठीक है, यानी इनमें पढ़ने का बहुत ही अद्भुत रुचि थी। जो किताब आता था छपने के लिए, जो किताब आता था ऐसे रिन्यू होने के लिए, सबको पढ़ डालते थे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, परंतु हाँ चलो कहाँ थे, परंतु उनमें पढ़ने का अद्भुत रुचि थी, दिलचस्पी थी, बहुत ही ऐसे मन लगता था। उनके पास जो किताबें आता था सब पढ़ लेते थे। भैया आप छाप रहे हैं, लिख के छाप रहे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो जो किताबें आता था पढ़ लेते थे, प्लस में उनका रुचि भी था, पढ़ने का मन भी था, जो किताब आता था सब पढ़ लेते थे। जल्द ही उनमें विज्ञान के प्रति गहरी अभिरुचि पैदा हो गई। यानी पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि मतलब विज्ञान यानी जो होता ना फिजिक्स के प्रति इतना मतलब दिलचस्पी आने लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अक्सर लगता है भाई बहुत सारे ऐसे बंदे जिसको तोड़ फोड़ जोड़ने में कसने में मन लगता है। हमको भी फिजिक्स में बहुत दिलचस्पी है, रुचि है। कोई भी चीज़ भाई टीवी खोल देना, उसको नया है फिर भी खोल देना, ठीक है, खोल दो उसको, देखेंगे क्या हुआ। बाजा है सबको खोल दो, उसके बाद कसेंगे। नया है तो क्या हुआ, बिना बिगड़े उसको खोलो, ठीक है, तब कसो जाके, समझ मेरी बात। फोन को पटको, तोड़ो, फिर उसको बनाओ, समझ मेरी बात है। ये सब बड़े आदमी का पहचान है, समझ मेरी बात। तो इनका बहुत अभिरुचि जाग गया किसमें, फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने में बहुत दिलचस्पी आने लगा, मतलब बहुत मन लगने लगा। अब जिस चीज़ में मन लग रहा है था भाई उस चीज़ में तो भाई बढ़ना तय। अब सोचो, अब तुम्हें नींद आ रहा है तो भाई इतना सोचो कि भाई गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, जो बुक है उसमें भाई आपका नाम आ जाए कि भाई ये बंदा बहुत सोता है, इसका भाई नाम ऐड करो, ठीक है, समझ मेरी बात। अब तुम मोबाइल चलाते तो 24 घंटा नहीं 25 घंटा चलाओ, समझ मेरी बात। तो ये सब अलग होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तुम चोरी करो तो सब गवा के लूट लो, मतलब ये सब अलग होना चाहिए, ताकि भाई आप किसी से कर्जा लिए हो तो इतना कर्जा लो कि भाई तुमको कोई मरने का दुआ कर रहा है तो वो जीने का दुआ करे, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ तो गुण होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये बहुत पढ़ते थे, पढ़ते इतना मतलब ऐसे पढ़ने लगे कि भाई इनका फिजिक्स पे इतना मतलब मन लगने लगा। तब हुआ क्या, आगे चलते हैं।
परंतु इनमें पढ़ने का अद्भुत रुचि थी उसके पास। उनके पास जितने किताब आता था सब पढ़ लेते थे, ठीक है, सब पढ़ लेते थे। और हम लोग का अभी एक किताब ख़त्म नहीं हुआ है, इतना साल से पढ़ते हैं। एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ जाएगा, 2027 में एग्ज़ाम आएगा, उससे पहले 1-2 महीना पहले लोगे गाइड लोगे, क्वेश्चन बैंक लोगे, ऑब्जेक्टिव लोगे, रखा रह जाएगा, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जाए तो जाए लेकिन पढ़ेंगे नहीं। लेके रखा हुआ है ना, इतना ही काफ़ी है। लेकिन इनके पास जी आता था, सब पढ़ लेते थे। उसके बाद हुआ क्या कि एक बार में जो करना है करो, एक ही बार में जो करना है वो करो, तो मौका नहीं मिलेगा भाई, समझ में आ रही बात। लेकिन हम लोग एक बार मौका गंवाने के बाद आता है एक बार और आ जाए मौका, आपकी बार पास हो जाएगी, वो आ जाता है, कखनी निकाल के पता नहीं चले, एक बार और आ जाए। ऐसे करते करते हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं, समय बीत जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बार, बड़े लोग जो होते हैं ना भाई, मतलब बड़े लोग का आदमी, बड़े बुद्धि वाला, वो सब एक मौका की तलाश करते हैं और एक मौका ही में कमाल कर देते हैं, ठीक है। हम लोग एक मौका से 10 मौका मिले कोई धमाल नहीं होता है। हम लोग बदलना नहीं चाहेंगे भाई, हम लोग जे हैं बेस्ट हैं, ऐसी धरती पे आना, ऐसी धरती पे मर जाना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। एक बार उन्होंने मतलब कौन, माइकल फैराडे, उन्होंने प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, मतलब कि एक रसायन यानी केमिकल ऐसे थे, केमिकल क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, ठीक है। यानी रसायन शास्त्र में एक वैज्ञानिक थे जिसने रसायन शास्त्र में बहुत सारा खोज किए, जिनका नाम था सर हम्फ्री डेवी। तो सर हम्फ्री डेवी का एक भाषण हो रहा था। क्या हो रहा था, भाषण का मतलब होता है ना कि बोलना, ठीक है, भाषण, ठीक है। तो भाषण हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उस भाषण में आपका माइकल फैराडे का जाने का मौका मिला एक बार, ठीक है, एक बार वहाँ पे जाने का मौका मिला, ठीक है, समझ मेरी बात। एक मौका ही आपका जीवन का ताला खोलती है, समझ मेरी बात। तो अब क्या हुआ कि जो सर हम्फ्री डेवी का जो भाषण हो रहा था, वहाँ पे एक बार मौका मिला किनको जाने के लिए, माइकल फैराडे का। वहाँ पे जब गए तो क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे जो भाषण दे रहे थे, डेवी का मतलब सर हम्फ्री डेवी जो भाषण दे रहे थे, और पीछे बैठकर वो बंदा जो था, मतलब ऐसे कौन, माइकल फैराडे, वो सुन रहे थे, ठीक है। सुनते सुनते क्या हुआ, जब भाषण खत्म हुआ, वो भाषणवा को लिख डाले, ठीक है। उस भाषणवा को, उनको लिखने का जो अब काम था, मतलब वो ऐसे काम कर रहे थे, किसी के सहायक में वो काम कर रहे थे, वो सारा भाषणवा को लिख दिए। अब लिख दिए तो क्या हुआ, लिखने के बाद एक किताब तैयार किए, ठीक है। उस भाषण को लिखते लिखते किताब बन गया, ठीक है। किताब तैयार किया, वो किताबा को कहाँ भेजे, वहाँ पे डेवी के पास, ठीक है, हम्फ्री डेवी के पास भेज दिए। हम्फ्री डेवी ने देखा कि अरे भाई, ये तो मैंने भाषण दिया है, ये भाषण दिया, तो बोला कि ये बंदा कौन है, बुलाओ हमारे पास, मतलब ये पूरा भाषण के लिख दिया, ठीक है, बुलाओ उसको, पास इनाम दिया जाएगा। तो चलिए इसमें लिखा हुआ, चलिए आगे जाते, उसके बाद मैं आगे करता हूँ, ठीक है। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। उस भाषण को लिखकर डेवी को भेज दिया, ठीक है। यानी जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण को सुनकर लिखा और डेवी को भेज दिया। फिर डेवी ने क्या किया, हम्फ्री डेवी ने फैराडे को अपने प्रयोगशाला में सहायक रूप में रख लिया, ठीक है। अब देखो, अब उनको बुलाया गया कि भाई तुम आओ मेरे पास, तुम इतना टैलेंटेड हो, ऐसे जाने थोड़ी देंगे, मेरे पास आओ। और जहाँ पे जो सर हम्फ्री डेवी जो जिस लैब में रहते थे, जिस प्रयोगशाला में रहते थे, जहाँ पे खोज करते थे लैब में, ठीक है, वहाँ पे उनको सहायक रूप में हेल्प करने के लिए बुला लें, ठीक है। अब कहाँ से, जो जिल्दसाज के यहाँ से जो छपाई का काम था, वहाँ से उठकर कहाँ आ गए, कहाँ पे, डेवी के पास, सर हम्फ्री डेवी के पास। अब सोचो कि कहाँ वो छपाई करते थे, कहाँ, अब लैब यानी साइंटिस्ट के पास आ गए। तो भाई जिसके पास जैसा संगति रहता है वैसा ही हम बन जाते हैं। तो साइंटिस्ट के पास आए और वहाँ पे उसके साथ रहना चालू किए, तो वो भी एक वैज्ञानिक बन गए। यानी यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हम अगर गलत संगति में हैं, अगर हम कितना भी अच्छे हैं, तो गलत संगति हम पे आ पड़ेगी, समझ मेरी बात। तो गलत संगति, अच्छा संगति सब मैटर करता है। तो जहाँ पे छपाई का काम था, वहाँ पे इतना सीख लिए कि भाई भाषण सुनकर लिख दी, समझ मेरी बात, छाप दिए। और जहाँ पे उसके बाद फिर लिखने के बाद जो किताब कहाँ पे भेजे, सर हम्फ्री डेवी के पास, तो वहाँ पे उनको बुलाया गया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो वहाँ जो पहले ही से वैज्ञानिक बहुत सारे था, खोज कर रहा था, तो देख देख के वो भी सीख लिए। लेकिन केमिकल में नहीं सीखे भाई, फिजिक्स में सीखे, क्योंकि उनका दिलचस्पी कहाँ था, फिजिक्स में था, ठीक है। तो सहायक रूप में रख लिया। फैराडे ने विद्युत एवं चुंबक क्षेत्र में उन्होंने अनुसंधान किया। यानी फैराडे ने क्या किया,
विद्युत क्षेत्र में, चुंबकत्व क्षेत्र में क्या किया, बहुत ही अनुसंधान का मतलब बहुत ही खोज किया। इसलिए माइकल फैराडे के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत के बारे में, चुंबकत्व के बारे में, चुंबकत्व क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में ऐसे क्या किया, अनुसंधान का मतलब क्या किया, खोज किया। अब माइकल फैराडे का मृत्यु कब हुई, 25 अगस्त 1867 में हुई। इसलिए हम माइकल फैराडे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत के बारे में पढ़ते, चुंबकत्व के बारे में पढ़ते, तो माइकल फैराडे के बारे में पढ़ते, क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुसंधान किया, खोज किया। ये सारा था, ये थोड़ा सा आपका ऐसे जीवनी था। और उनका मृत्यु कब हुआ, 25 अगस्त 1867 में। जन्म हुआ था 22 सितंबर 1791 में, 25 अगस्त 1867 में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 13वीं नहीं होगा, क्योंकि 13वीं का हो चुका है। समझ रही बात। आप हम चलोगे 14वीं में, यानी कहने का मतलब छठा चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, समझ रहे, 5वां चैप्टर समाप्त हो गया, छठा चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर चलने के बाद सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जो कि हमने क्लास में, क्लास 10 में और आपका डे 38 में आपका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद डे 11 से आपका चलेगा, डे 1 से फिर डे 39 में, और डे क्लास 1 से आपका चलेगा छठा चैप्टर। ठीक है, और छठा चैप्टर ही इस फिजिक्स बुक का लास्ट चैप्टर है, तो वो भी चलेंगे, थोड़ा सा वो भी लंबा चलेगा। तब तक लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो भाई जितने भी अभी आपके पास आसपास दोस्त है, सबको भाई शेयर करो, और वहाँ पे बताओ क्लास शुरू हो रहा है, और आप सब बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा था, तुम लोग समझे या नहीं समझे। और समझ इसलिए हो तो भाई जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, लाइक वाइक मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए सभी को जय हिंद।